हेलो एवरीवन। बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एच एज ए नेचुरल कांस्टेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। एच प्राकृतिक नियतांक के रूप में तथा उसके प्रभाव। एच एक्चुअल में है क्या? अगर हम देखें कि फेस स्पेस के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था एच क्या है। एक एच क्या है, एक सिंपल सा प्लांक कॉन्स्टेंट्स को माना गया था क्वांटम मैकेनिकली, लेकिन क्लासिकल मैकेनिकली हम बोले तो जो एच है वो क्या है, एक फेज स्पेस में जो फेज सेल पाया जाता है उसका डायमेंशन होता है। फेज सेल पाया जाता है उसका डायमेंशन होता है, मतलब कि एक सिस्टम को मैं बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम में बांटूं तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा सिस्टम का वो क्या होगा, एच का डायमेंशन होगा। अगर मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, एक सिस्टम है मेरे पास, ये देखिए, अगर मैंने सिस्टम को इस तरह से पार्ट में डाला तो यहाँ पर जो आपको ये मान लेते 3D सिस्टम है, तो ये जो एच है वो इसकी वैल्यू है, इस छोटे से पार्ट की। ठीक है। और एच की वैल्यू हम लोग अपने अकॉर्डिंग निर्धारित कर सकते हैं, गिब्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर मान लेते हैं एच की डायमेंशन अभी इतनी है, अगर मान लेते हैं मैं इसको और कर दूं तो देखिए एच की डायमेंशन और छोटी हो गई। जितना ज़्यादा सिस्टम का हम पार्ट्स करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एच का डायमेंशन छोटा होते जाएगा। और यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि एच एक क्या है, नेचुरल कांस्टेंट है, ये कह रहे हैं फॉर क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम दोनों चीज़ों को अभी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, और मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा थ्योरी ही लिखा हुआ है, इस थ्योरी को भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा इसमें बेसिक एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि कैसे क्वांटम फिजिक्स आया और कैसे ऐसे कौन सी नेचुरल फिनोमिनास थे जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, न्यूटोनियन फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि एच के लिए या फिर नेचुरल कांस्टेंट जो है वो कहाँ से अस्तित्व में आया। फेस स्पेस में तो आ चुका था, लेकिन क्लासिकल मैकेनिकली अगर हम बोलें तो एच की वैल्यू 0 से इन्फिनाइट कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकली बोलें तो एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कह रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ग्रह उपग्रह धूमकेतु, ये सब के जो मोशंस हैं उसको एक्सप्लेन कर सक रहा था। मतलब कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन के जो नियम्स हैं उसके द्वारा हम क्या कर सक रहे थे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब के मोशन की स्टडी हम सफलतापूर्वक कर सक रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वेव नेचर ऑफ लाइट, ये सब के एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर पा रहे थे। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट, इसको भी एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे थे कंप्लीटली, क्योंकि हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो प्रैक्टिकल रिजल्ट कुछ और आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक नए सिद्धांत की ज़रूरत पड़ी जिसको हम कहते हैं क्वांटम सिद्धांत या फिर क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स हम कह सकते हैं। तो इसका जो शुरुआत कहाँ से हुआ उसको देखते हैं। 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था प्लांक। प्लांक ने क्या किया, एक क्वांटम सिद्धांत दिया जिसका मेन मोटो यही था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना। ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसा सरफेस जिस पर अगर लाइट इंसिडेंट की जाए तो वो ऑल टाइप की रेडिएशन को क्या करता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देता है। या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम गर्म करें तो गर्म करने के बाद वो क्या करता है, ऑल टाइप की रेडिएशन को इमिट कर देता है। ये ब्लैक बॉडी होता है या कृष्ण पिंड होता है। तो इसी के एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर हाई टेम्परेचर पे इमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने एक सिद्धांत दिया था, इसको हम प्लांक का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जो रेडिएशन का जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन है
वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूस का मतलब कि ज़ीरो से लेके इन्फिनाइट कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू ही क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, और कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू ही क्या हो सकती है, इमिट हो सकती है। यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी गई थी, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फिर फोटॉन। ये लाइट का एक्सचेंज पार्टिकल होता है। ठीक है, अगर किसी सरफेस पे मैं लाइट को इंसिडेंट करूं, तो जो लाइट है वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसकी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, और ये जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी एनर्जी के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट लाइट की। और इंसिडेंट लाइट और सरफेस की फ्रिक्वेंसी अगर मैच करती है, तभी वो फोटोन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और उसके कुछ समय बाद वो इमिट हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे देखिए यहाँ पर प्लांक ने सिद्धांत दिया था, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, और प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाएं तो E इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा। एच क्या आ जाएगा आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसको प्लांक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसी के बेसिस पे देखिए इसके मोमेंटम को भी हम निकाल सकते हैं, P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इन 10⁻34 जूल सेकेंड। और इसी के बेसिस पे एनर्जी का उत्सर्जन या फिर अवशोषण जो है वो एच न्यू का पूर्ण गुणक होता है। लाइक एच न्यू के आगे आप 1 2 3 4 लगा सकते हैं, मतलब कि एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू। ये वैल्यू ही एब्जॉर्प्शन या इमिशन के लिए पॉसिबल है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये प्लांक ने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। फिर इसके बाद एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सका था। तो 1888 में एक साइंटिस्ट आए थे, हॉलवेक्स, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मेटल का सरफेस है, उस पर उन्होंने एक्सरे या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट कराया, और उन्होंने देखा कि जैसे ही लाइट उन्होंने इंसिडेंट कराई, तो उस मेटल सरफेस से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे। डिटेक्टर ने उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तब। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसके बाद ये जो प्रैक्टिकल एविडेंस आया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना, इसी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसकी कंप्लीट जो व्याख्या है 1905 में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज़ किया था प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसको। ठीक है, तो अब जब हम देखें कि 1923 में एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन, जिन्होंने स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया था, और बताया था कि जो रेडिएशंस होता है वो वेव नेचर का भी होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों का भी होता है। तो इसके बेसिस पे ही हम समझेंगे कि अगर कोई लाइट या पार्टिकल, ये कह सकते हैं प्रकाश, एक्स किरण अगर मैं मान के चलूँ, अगर वो किसी सरफेस पर या कार्बन सरफेस पर पड़ती है, तो उसका जो स्कैटरिंग हो जाता है, स्कैटरिंग के इसके दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है कि इंसिडेंट, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है टकराने के बाद, और दूसरी लाइट की जो फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है वो उससे ज़्यादा होती है। और इसी को हमने क्या किया, ये जो फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ का जो डिफरेंस हमको मिला, इसी के बेसिस पे इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया था कि जो हमको डिफरेंस मिल रहा है, कि अगर एक एटम है जो कार्बन का एटम है या सरफेस है कार्बन का, उस पर मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, एक्सरे लाइट को, तो एक्सरे लाइट का पहला जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है टकराने के बाद, लेकिन जो उसका दूसरा फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है उससे। या फिर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ पहले चेंज नहीं हो रही है, इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ थी वही वेव थी, लेकिन
टकराने के बाद कुछ वेव हमको क्या मिल रही थी, उससे ज़्यादा मिल रही थी। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो डिपेंड करता है वो स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो चेंज होता है। जैसे जैसे हम स्कैटरिंग एंगल को चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज होते हुए मिलेगी, और इसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। और उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको एक्सप्लेन किया था, मतलब कि इन्होंने कॉम्पटन ने ये बताया था कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, पदार्थ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और इसके बाद हम अगर आगे आएँ तो देखें कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स हैं या स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि स्पेसिफिक हीट हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्वांटम सिद्धांत के द्वारा बताया था, जो प्लांक ने यूज़ किया था, उसी के बेसिस पे उन्होंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट जो रहती है वो सॉलिड के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और उसमें जो एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो बंडल या पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। उसके बाद फिर वैज्ञानिक बोर थे, 1913 में आए थे। उन्होंने जो लीनियर स्पेक्ट्रम था, लीनियर स्पेक्ट्रम मतलब कि एटम के लीनियर स्पेक्ट्रम की उन्होंने व्याख्या की थी, जिन्होंने ये बताया था कि जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h पाई का पूर्ण गुणक होना चाहिए, h/2 पाई का पूर्ण गुणक होना चाहिए। h क्या है, आपका नियतांक है। इसी के बेसिस पे अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेन कॉन्सेप्ट आता है। 1924 में वैज्ञानिक लुइस डी ब्रॉगली ने माना कि अगर कोई मैटर पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। अगर कोई मैटर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लाइट की बात करें कि लाइट का फोटोन अगर ट्रेवल कर रहा है तो उस फोटोन तो एक पार्टिकल हो गया, उस फोटोन के साथ एक वेव भी होती है, ये कहा जा रहा है। इसी के बेसिस पे हम समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि अगर क्लासिकल नेचर में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव होगी। वेव होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वेव को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होगा, ये कह रहे हैं। सिंपल सा कि, और यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि ये जो वेव है आसानी से ऑब्जर्व कब की जा सकती है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर ये सब ट्रेवल करें, फोटॉन ये सब ट्रेवल करें, तब हम वेव को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें हम डिफ्रैक्शन देख सकते हैं, इंटरफेरेंस देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक बंदूक से निकली गोली है, उसका वेव हमको मेजर करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी वेव बहुत ही छोटी होती है। इसलिए बंदूक से निकली गोली को हम पार्टिकल ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर बोलें कि बहुत ही छोटे पार्टिकल, माइनर पार्टिकल हैं, तो वहाँ पर अगर हमें इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन देखना है, पैटर्न्स देखने हैं, तो उसके लिए हमको उस इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर चलना पड़ेगा, तभी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये इसमें लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है। 1927 में वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली position of the particle and momentum of the particle. Okay, simultaneously it is impossible to measure the motion of the particle or momentum of the particle and position of the particle. मतलब कि एक साथ, एक ही समय पर किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग एक साथ मेजर नहीं की जा सकती। मतलब कि स्थिति और संवेग का मापन एक साथ नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं। उसमें मतलब कि हमेशा अनिश्चितता ही रहेगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैक्स बोर ने ये कहा था कि जो तरंग पैकेट होता है
जो पार्टिकल है वो पैकेट के रूप में गति कर रहा है, तो उस पैकेट के अंदर ही पार्टिकल पाया जाता है, ये निश्चित है। लेकिन उस पैकेट के अंदर कहाँ पर पाया जा रहा है वो अनिश्चित है। ये हाइजेनबर्ग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया था मैक्स बोर्न साइंटिस्ट ने। और अनिश्चितता का सिद्धांत होता है वो ये बताता है कि किसी कण की स्थिति से संवेग के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल जो है h/2 की कोटि का होता है। सिंपल से एक नंबर है, देखिए यहाँ पर डेल एक्स डेल पी इज नियरली इक्वल टू h/2 या फिर h कट लिखा जाता है इसको, तो h/2 के इक्वल होता है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए डेल एक्स क्या है, अनिश्चितता है स्थिति में, डेल पी क्या है, अनिश्चितता है संवेग में। डेल एक्स को हम लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो h/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, तो इसको बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए मुझे बताना था बस, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक विमी बॉक्स में कण, जो क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा तरह से एक्सप्लेनेशन है। इसको आगे बढ़ेंगे फिर। तो अगर कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से संबंधित, जो एच नेचुरल कांस्टेंट है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको आप पढ़िए, एच यहाँ पर इसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। एक प्लांक नियतांक है जो नेचर में पाया जाता है, ये कह रहे हैं। ओके, थैंक यू।